दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट की अंडर द पर्सपेक्टिव ऑफ आईएफआरएस 18 या इंड एस 118। हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि जो भी आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, और मैं यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। हमारी स्पेसिफाइड लाइन आइटम्स होती है जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर रिपोर्ट होती है, ठीक है। उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी आपके इनकम या एक्सपेंसेस हैं, वो आपके 5 कैटेगरीज के अंदर आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उन्हें रिपोर्ट किया जाएगा इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो वो 5 कैटेगरीज क्या हैं? हम लोग ये कह रहे हैं द कैटेगरीज आर ऑपरेटिंग कैटेगरी। यहां पर आप कंफर्टेबली मान के चलिए, ये आपकी डिफॉल्ट कैटेगरी है। ओके, इसके मायने ये हैं कि अगर कोई भी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस बाकी 4 कैटेगरीज में फॉल नहीं कर सकता, तो वो ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। ओके, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि मुझे पता होना चाहिए कि बाकी 4 कैटेगरीज के अंदर क्या क्या कवर हो सकता है। अगर वहां पे कवर नहीं हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे अपने ऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी इज डिफॉल्ट कैटेगरी जो है ऑपरेटिंग कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है इन्वेस्टिंग कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी जो है वो फाइनेंसिंग कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी है इनकम टैक्सेस कैटेगरी। और जो पांचवी कैटेगरी है वो है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कैटेगरी। ओके, आपको ये कंफर्ट रहेगा ये जान करके कि ये जो दो कैटेगरीज हैं, पहले भी जिस तरह से हम लोग अपना इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते थे, वहां में और आईएफआरएस 18 इंड एस 118 के अंदर इन दोनों में कोई बदलाव है ही नहीं। ओके, प्राइमरली पहले मैं जिस चीज को इनकम टैक्स कैटेगरी के अंदर लेकर के आता था, जहां पर आपके करंट टैक्स एक्सपेंसेस या फिर डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड टैक्स कॉस्ट जो होती थी, या उनके रिकवरेबल्स जो होते रिकवरीज जो होती थी, वो आपके इनकम टैक्सेस के सेक्शन में कवर होते थे। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस जो हमारा बेसिकली एक डिफाइंड स्टैंडर्ड है, आईएफआरएस 5 या इंड एस 105, वहां पर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से रिलेटेड जो हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती थी, सिंगल लाइन आइटम रिपोर्ट करते थे प्रॉफिट या लॉस, या उसका जो रिजल्ट था, वो एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रेजेंट होगा अंडर आईएफआरएस 18 या इंड एस 118 के अंदर भी। ओके, तो बट फिर भी ऑब्वियसली हम लोग कवर करेंगे इसे डिटेल में कि इसके मायने क्या है फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन स्टैंड पॉइंट। नेचुरली जब स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात हो ही जाएगी। ओके, सो व्हेन आई स्टार्ट विद दिस, मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो आ जाएगा कि इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, टैक्सेस और डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशंस के मायने क्या है। अगर मुझे इन चारों के बारे में अच्छे से मालूम है, तो इसके इन चारों कैटेगरीज के अंदर अगर कुछ नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग में चला जाएगा, राइट। और अगर मैं इसे डिफरेंटली बात करता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली, कि ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग कैटेगरी होती क्या है। ओके, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी इनकम या एक्सपेंस जो आपके बिजनेस के कोर से रिलेटेड है, ठीक है, समथिंग दैट यू अर्न और लेट्स से यू स्पेंड एज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, एज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस, ठीक है। नॉर्मली आपका जो सेल्स है, नॉर्मली आपका जो परचेज कॉस्ट है, नॉर्मली जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज, रेंटल्स, ये सब चीजें आमतौर पे ऑपरेशन में जानी चाहिए। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड हमें इस तरह से उसके बारे में बात करने की इजाजत या परमिशन नहीं देता है। वो कहता है कि यार, बाकी 4 कैटेगरीज पहले देख लो, वहां पर अगर आपको नहीं मिल रहा तो ऑपरेटिंग में उसको डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ऑल दो एक और चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जब ये स्टैंडर्ड बन रहा है या स्टैंडर्ड बना है या आया है, तो इसने ये भी एस्टैब्लिश कर दिया कि आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रिलेट तो नहीं करते हैं, ठीक है। आपका कोई स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस तो नहीं है। उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं, अगर आप एक बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मे बी इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, मे बी यू आर एन इन्वेस्टिंग कंपनी, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी लिख लेता हूं, ठीक है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, नाम नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कंपनी का मायने ये है कि आपका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट्स करना, उनको
बेचना है, आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनको सेल कर देते हैं, एक तरह से पोर्टफोलियो की तरह मेंटेन करते हैं इस तरह के बिजनेसेस, राइट? ब्लैकस्टोन जैसी एक कंपनी को हम लोग एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कंपनी के बिजनेस के नाम से या इन्वेस्टमेंट कंपनी के तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह का वो काम करती है। ओके, तो अगर इस तरह के बिजनेसेस हैं, स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, स्पेसिफाइड सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स अभी भी यही है, लेकिन उनके कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे बाद में। अभी इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज, अब आप यहाँ पर आप मान के चलिए ना, इसके अलावा क्या इंडस्ट्रीज है, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, आईटीईएस है, एविएशन है, टेलीकॉम है, कोई भी एजुकेशन है फॉर दैट मैटर, कोई भी बिजनेस होगा, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट होगी वो इन कैटेगरीज के अंदर आएगी। और उसके अंदर इन्वेस्टिंग के क्या मायने हैं, फाइनेंसिंग के क्या मायने हैं, इनकम टैक्सेस के क्या मायने हैं, डिस्काउंटेड ऑपरेशंस के क्या मायने हैं, वो सारे के सारे इन इंडस्ट्रीज के अंदर एग्जैक्टली एज इज अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं बेसिकली इन्वेस्टिंग कैटेगरी से, कि इन्वेस्टिंग कैटेगरी के पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरह से वो काम करता है, कैसे मुझे उसे समझना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, सो पहला हमारा जो कैटेगरी है इन्वेस्टिंग कैटेगरी है, हम लोग ये कहते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइंड है कि एन एंटिटी shall classify income and expenses, ठीक है, an entity shall classify income and expenses in the investing category, or let's say arising from, ओके okay? अब वो किस तरह की इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, वी आर सेइंग इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स, joint ventures and unconsolidated subsidiaries या entities। ओके, अगर इस तरह से आपकी कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस अराइज होते हैं, दिस कुड बी एन एग्जांपल ऑफ वेयर यू से कोई डिविडेंड इनकम आ गया, सब्सिडीज लिख देता हूँ इसे, कोई डिविडेंड इनकम आ गया, या कोई आपका इम्पेयरमेंट अराइज हो गया, वो पर्टिकुलर यहाँ पर आ जाएगा। लाइकवाइज यू वुड इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड ये वाला पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन इसके बारे में बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसको आपको डिटेल में कवर करना है। वी आर सेइंग दैट अदर एसेट्स if they generate, okay, other assets if they generate a return individually or largely individually and largely independent of entities other resources। ठीक है जी, क्लासिक एग्जांपल है आपका यहाँ पर, यू कैन कंसिडर लेट्स से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके, इमेजिन कीजिए एक कंपनी है, शिपिंग बिजनेस में, ठीक है, अच्छा पैसा कमा लिया, सरप्लस पैसा आ गया, उठा करके किसी कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट कर दिया, अब वहां से उसको रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, राइट? अब ये जो रेंटल इनकम है बेसिकली उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इनकम है, बिकॉज वो जो बिल्डिंग उसने कमर्शियल स्पेस में पैसा लगाया वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह लगाया, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि उठा करके मैं वहां से रेंटल कमा लूँ या कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर लॉन्ग टर्म में दोनों की दोनों चीजें उसके साथ आनी शुरू हो जाए।
अब वहां से जो उसकी कमाई हो रही है, वहां से जो पैसा आ रहा है, वो उसके ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं है. इट इज अ रिटर्न which is being generated individually and largely independent of other resources. ठीक है, तो यहां से अगर कोई रेंटल इनकम एज एन एग्जांपल, तो ये ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगी. ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड ने यहाँ पर और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने की बात की है. वो ये कह रहा है कि ठीक है, आप ये बात करते हो, एन एंटिटी शैल क्लासिफाई income and expenses arising from these categories: associates, joint ventures, unconsolidated entities, cash and cash equivalents, independent assets. लेकिन यहाँ पर ये जो income and expenses है, ये है specified. ठीक है, ये स्पेसिफाइड इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, हर इनकम या एक्सपेंस की बाय डिफॉल्ट वो बात नहीं कर रहा है. नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन अमाउंट्स को लेकर के चलेंगे. लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ. वी आर सेइंग दैट द इनकम एंड एक्सपेंसेस will include for example the income generated by the assets, ठीक है जी, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम हम लोगों ने बात कर लिया, उसमें तो कोई चैलेंज नहीं है. दूसरा, वी आर आल्सो सेइंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस that arise from initial and subsequent measurement. इसके बारे में बात करते हैं. ऑफ द एसेट्स, क्योंकि एसेट्स ही है यहां पर, इंक्लूडिंग दी डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स. ठीक है, डिटेल में बात करते हैं एग्जांपल को लेकर के. एंड देन ऑल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस. इसको एंड कर लेते हैं. ठीक है जी, द इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल to the acquisition. Okay, the incremental expenses directly attributable to the acquisition and disposal of the assets. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, या फिर मान लीजिए कॉस्ट टू सेल द एसेट्स हो गया, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा. नाउ व्हाट डज इट मीन? एज एन एग्जांपल समझ लेते हैं. थिंक ओवर इट लाइक दिस. इफ आई से कि एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, इससे रिलेटेड इनकम आपकी आ जाएगी रेंटल इनकम. ठीक है जी, इन्वेस्टिंग कैटेगरी का क्लासिक बेसिक एग्जांपल. बट देन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ओनली अंडर IFRS IAS 40 जो मुझे परमिट करता है टू मेजर दिस प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू. ठीक है, टू मेजर दिस प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू. तो अगर कोई फेयर वैल्यू चेंजेस हैं, गेन्स और लॉसेस ऑन रीमेजरमेंट, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरे पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है that any income and expenses arising from the initial and subsequent measurement of the assets, तो ऑटोमेटिकली ये गेन्स और लॉसेस, ये तो वैसे भी P&L में जाते हैं,
IFRS अलाउ करते हैं, रिक्वायर है बेसिकली कि आपके जो भी गेन्स एंड लॉसेज है, अगर आप फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं तो वो आपको पीएनएल के थ्रू ही रूट करने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बन गया। तो ये गेन्स और लॉसेज भी आपके इन्वेस्टिंग कैटेगरी में फॉल करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइकवाइज वो ये बात करता है इंक्लूडिंग डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स। लेट्स से अगर मैं उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को गेन या लॉस ऑन सेल भी आ गया तो भी ये सारे के सारे जो मेरी कैटेगरी हैं इन्वेस्टिंग कैटेगरी का हिस्सा बन जाएंगे। इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। लाइकवाइज अगर मान लीजिए ये फेयर वैल्यू पे ना होकर के कॉस्ट मॉडल पर चलता, ठीक है, तो उस केस में इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डेप्रीसिएशन वो भी आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी में फॉल कर जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पहली बात ये जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं ये इस कैटेगरी ऑफ एसेट्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है, एन एसेट जनरेटिंग अ रिटर्न इंडिविजुअली एंड लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एसेट्स ऑफ द एंटिटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही एग्जांपल्स लेकर के चलूं इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, व्हेन आई से दैट देयर इज अ फैक्ट्री प्रेमिसेस, ठीक है, कोई फैक्ट्री प्रेमिसेस है, उसका डेप्रीसिएशन, उसका इम्पेयरमेंट लॉस, उसका रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट अगर पीएनएल में जा रहा है, ठीक है जी, उससे रिलेटेड गेन्स और लॉसेस ऑन सेल और डिस्पोजल और डी रिकॉग्निशन, ये सारे के सारे आपके इन्वेस्टिंग में जा ही नहीं सकते, तो आपकी जो डिफॉल्ट कैटेगरी बन जाएगी वो बन जाएगी ऑपरेटिंग कैटेगरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स, किस तरह के एसेट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक आपके इनकम या एक्सपेंसेस डिफाइंड है या नहीं है स्टैंडर्ड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए जानना, राइट। सो दैट्स वेयर यू स्टार्ट लुकिंग एट इट। आपके जो एसेट्स हैं उनकी कैटेगराइजेशन यहां पर फॉल करनी चाहिए, ठीक है। लाइकवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफवीटीपीएल पे दिखा रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया एज अ पार्ट ऑफ योर लेट्स से क्लासिफिकेशन, आप उसे एफवीटीपीएल पे दिखा सकते हैं, ओके। और मे बी अगर आप चाहें तो उसे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पर भी लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की है, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट इनकम जो आपकी इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आनी शुरू हो जाएगी। दैट इज हाउ यू स्टार्ट रीडिंग इंटरप्रेटिंग द स्टैंडर्ड फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट, ठीक है। नेचुरली एक डेप्रीसिएशन अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो इन्वेस्टिंग कैटेगरी में चला जाएगा, लेकिन बाकी डेप्रीसिएशन जो है अगर वो नॉर्मली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी प्लांट कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन लेके चलते हैं एज एन एग्जांपल। मान लीजिए कि आपके पास एक राइट ऑफ यूज एसेट है, ठीक है, आप उसके लेसर हैं, आरओयू एसेट अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपको परमिट करता है कि आप उस एसेट को लीज कर सकते हैं, ठीक है। आपने एसेट को एक्वायर किया, लेकिन साथ ही के साथ आपको लगता है कि ठीक है यार मैंने एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया लेकिन मुझे बिजनेस के लिए चाहिए ही नहीं, तो आपने उसे सब लीज कर दिया और आपको ठीक ठाक है उसका एक रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अगर मान लीजिए ये ऑपरेटिंग लीज बन गया एज अ लेसर, अगर आप उसे ऑपरेटिंग लीज पर दिखा रहे हैं तो यहाँ का जो रेंटल इनकम है, यहाँ का जो डेप्रीसिएशन है, ये आपका बना जाएगा इन्वेस्टिंग कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर मैं कह दूं कि ये फाइनेंस लीज भी होता, राइट, सब लीज है, इन थ्योरी हाइपोथेटिकली पॉसिबल है कि वो फाइनेंस लीज भी बन सकता है, तो उस केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो इंटरेस्ट इनकम आता वो ऑफ कोर्स
इन्वेस्टिंग कैटेगरी में फॉल कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली जो इन्वेस्टिंग कैटेगरी है वो कैसे अप्लाई करती है फॉर जनरली फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर आप नॉन स्पेसिफाइड एंटिटीज की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टार्ट कर। ऑफ कोर्स जब हम लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात करेंगे वहां पर इन चीजों को फिर से रिविजिट करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उन दोनों के दरमियान। बट प्राइमरली इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, वन इज कि क्या मेरा जो specific assets, which is investment in associates, joint ventures, and unconsolidated entities, cash and cash equivalents, and other assets which are able to generate return independently, largely independent of entities, other resources. अगर इन तीन कैटेगरीज में फॉल करता है एंड उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली उसके बाद हम ये बात करते हैं कि या तो वो इनकम जनरेटेड बाय द एसेट है या फिर इनकम एंड एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इंक्लूडिंग द रिकॉग्निशन, या फिर ऐसे कोई इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स। ये सारे के सारे आपके जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं वो आपके इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। लाइकवाइज इसी एक्सटेंशन पे बात करेंगे कि आपकी जो फाइनेंसिंग कैटेगरी है वो कैसे काम करती है, क्या उसके मायने हैं और स्टैंडर्ड के अंदर स्पेसिफिकली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, इसी सीरीज में कंटिन्यूशन के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे एंड बाय।